दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। आज आप लोगों को एक्यूरेसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर उपलब्ध कराना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के स्टेनो पर्पज़ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, ये सब चीज़ें तो आपको शुरुआत की पता ही होंगी, सर्वनाम क्या होती हैं, लेकिन जहां पर आप लोगों को हलंत बीच में लगाना होता है, जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं, उसको आप कैसे लिखेंगे ये चीज़ आपको बतानी है। चलिए स्टार्ट करें। ठीक, देखिए जैसे ये दिया हुआ है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको योजक चिन्ह भी बोलते हैं, योजन चिन्ह। इसको हाइपर भी, हाइफन बोलते हैं। इसको हाइफन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हलंत भी बोलते हैं, ठीक। अब जैसे इसमें दिया हुआ है, पहला शब्द पढ़ते हैं। संयुक्त क्रियाओं के सभी अंगभूत क्रियाओं में जो संयुक्त वाक्य होते हैं, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको हमेशा क्रियाओं को अलग अलग लिखा जाता है। अंगभूत क्रियाएं जो होती हैं उनको अलग अलग लिखा जाए। जैसे पहला है जाया करता है, इनको हमेशा हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसी में पढ़ा करता है, या जा सकते हो, या खा सकते हो। ये अंगीभूत है, यानी अंग से रिलेटेड। देखिए अंगभूत का मतलब क्या होता है, अंग से रिलेटेड, यानी अंग से की गई क्रिया जो है, जो होती है, उसको हम हमेशा अलग अलग लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्वकालिक प्रत्यय। जो कर है उसको क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, जैसे जो पहले हो चुकी हो, जैसे सोकर, अभी उठाऊं, तो सोकर एक साथ। उठकर, गाना गा रहा हूं, उठकर एक साथ। गाकर, धोकर, मिलाकर, अपनाकर, खाकर, पीकर आदि। ये जितने भी पूर्वकालिक वर्ड हैं, ये सभी एक साथ लिखेंगे। आप सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है सो और फिर योजन चिन्ह फिर कर लिखेंगे, ऐसा नहीं है। इसको बीच में नहीं लाएंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो सोकर, खाकर, जितने भी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं उनमें प्रत्यय अगर कर लगा हुआ है तो उसको हमेशा जोड़ कर लिखेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जानना। द्वंद्व समाज में पदों के बीच में योजन चिन्ह हाइफन लगाया जाना है। आप लोग याद रखेंगे, जो हलंत होता है इसको हाइफन भी बोलते हैं। और हाइफन जो द्वंद्व समाज होता है, द्वंद्व समाज क्या होता है, जो दो अलग अलग हों, जैसे बाप बेटा, रात दिन, माता पिता, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, ठीक। ये जितने भी चीज़ें हैं जो जस्ट अपोजिट होती, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों अपोजिट। जो दोनों अपोजिट होते हैं तो हमेशा उनके बीच में हाइफन का चिन्ह लगा देते हैं, ये वाला। आप लोग ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा लड़के पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, द्वंद्व समाज जो होते हैं, जो भी दो अलग अलग विकृतियाँ हों, जैसे शाम सुबह, दिन रात, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, माता पिता, लड़का लड़की, पति पत्नी, यानी जो भी जस्ट अपोजिट होंगे तो उसके बीच में हाइफन चिन्ह यानी योजन चिन्ह लग जाएगा, यानी हलंत लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तक साथ आदि अवयवों के साथ लिखा जाता है। देखिए तक जो साथ है वो उसके साथ कैसे लिखा जाता है, जैसे मेरे साथ, हमारे साथ, यहाँ तक, अब तक आदि। ये जितने भी होते हैं ये हमेशा पृथक लिखे जाते हैं। पृथक का मतलब होता है अलग, हमेशा लिखे जाते हैं। समझिए आप लोग, मेरे साथ, हमारे साथ, यहाँ तक, अब तक, ये हमेशा साथ लिखे जाते हैं। अब कई लोगों को इसमें ये कंफर्म नहीं होता कि अब तक ऐसे लिखेंगे कि अब तक इसके बीच में ऐसे डैश लगा देंगे। तो याद रखेंगे आज के बाद कि जो अब तक लिखेंगे आप लोग, वो तक कैसा होगा, वो आपका ये पहला वाला होगा, मिलाकर लिखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जैसा तथा सा। अगर
सारूप्य वाचकों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना है। जैसा या सा, देखिए जैसे चाकू सा, तीखा सा, आप सा, प्यारा सा, कन्हैया सा, मतलब एक सामरूप्य पैदा किया गया है कि उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसा, यह खाना तीखा सा प्रतीत होता है, यानी वहाँ पर वो चीज़ प्रतीत हो रही। सारूप्य वाचकों में हमेशा योजन चिन्ह लगेगा, आप लोग याद रखेंगे। इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, ये द्वंद्व समाज वाले में। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोग ये कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो देखने से कभी नहीं आता। इसको एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए। ठीक, नेक्स्ट आपका अनुस्वर कहाँ लगता है। अनुस्वर जैसे मतलब ना का प्रयोग जो है आधा, वो कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता। वैसे इसकी एक वीडियो पहले ही बना दी गई है, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, अन्यथा एक्यूरेसी आपकी रह जाएगी। ठीक है, सारी जानकारी इसमें आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी उसमें और जानकारी दी जाएगी, तीसरी मिलेगी, उसमें क्रम वाइज क्रम देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, जब वर्णमाला के किसी वर्ग में के प्रथम अक्षर के बाद, फिर समझना, किसी वर्णमाला के वर्ग के पंचम अक्षर के बाद उसी वर्ग के प्रथम चारों वर्ण कोई वर्ण हो तो उसमें अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वर मतलब होता है बिंदु। ठीक है, जैसे कंगन, तो कंगन ऐसे लिखेंगे कि ऐसे बिंदु लगा के लिखेंगे, और ये जो बिंदु होता है इसी को बोलते हैं अनुस्वर। ठीक है, जैसे कंकर, कंकर, देखिए कंकर आया। गंगा, चंचल, ठंड, नंदन, संपन्न, अंत या संपादक। आप लोग याद रखेंगे ये चीज़। जिसके चारों में से कोई वर्ण हो तो उसके पंचम वर्ण के स्थान पर हमेशा क्या आता है, हमेशा अनुस्वार ही आता है, यानी बिंदु आता है। वहाँ पर ना मत लगाइएगा या माँ मत लगाइएगा, वहाँ पर हमेशा बिंदु आता है। याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्यूरेसी में इसी के नंबर कटते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उसी वर्ग के, परंतु जब नासिक के वर्णन में यानी वर्ण के पंचम वर्ण में किसी वर्ग के प्रथम चार वर्ण के अलावा अन्य किसी वर्ण के पहले आता है, अगर पहले आ जाए तो आधा ही रूप में लिखा जाता है। जैसे पन्ना, सम्राट, पुण्य, अन्य, सन्मार्ग, रम्य, जन्म, अन्वय, अन्वेषण, गन्ना, निम्न, सम्मान आदि। परंतु जैसे घंटा लिखा जाता है, घंटा, ठंडा, हिंदी आदि लिखना अशुद्ध होगा। ये जो लिखे जाते हैं इनमें हमेशा बिंदु होता है ऊपर वाला, ये अशुद्ध माने जाएंगे। इसमें कभी भी ना नहीं आएगा, इसमें हमेशा ऊपर का बिंदु आएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे ये चीज़ें, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और जिसने ना लिखा हो तो इसको लिख डालिए एक तरफ से। नेक्स्ट है आपका जो ऊ की मात्रा होती है, चाहे वो छोटा ऊ की मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ की मात्रा, आ या बड़ा ऊ या बड़ा आ, इन वर्णों के साथ जो होती है अनुनासिक, यानी अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदी, या अनुनासिक यानी बिंदु या चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, या बड़ा छोटा आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए या बड़ा आ जाए, कभी भी ये आ जाए तो उसको चंद्र बिंदु में लिखेंगे। ठीक है, जैसे आँख, चांद, हंस, कांच, अंगना, सांस, ढांचा, तांत, दायां, बायां, ऊंट, हूँ, जूं आदि। ठीक है, आप लोग ये देख रहे होंगे तो ये चीज़ नोट कर लेंगे। परंतु अन्य मात्राओं के अनुस्वर में केवल बिंदु आता है, केवल बिंदु आता है। जैसे इसके अलावा कोई है
देखो छोटा आ, बड़ा ऊ और बड़ा आ, इसके अलावा कोई भी आता है तो उसमें हमेशा चंद बिंदु ही लगता है केवल, ठीक है। जैसे खींचना, मैंने, नहीं, ढेंचा, दाएं, बाएं, सिंचाई, ईंट आदि, ठीक है। और संस्कृत मूल के तत्सम शब्द जो होते हैं, संस्कृत वाले जो लिखे जाते हैं, उसमें हमेशा नीचे हलंत जरूर आता है, ठीक। लेकिन ये हलंत जो है अब समाप्त हो चुका है, इसलिए अब हलंत का प्रयोग संस्कृत वाले शब्दों में आप लोग नहीं लिखेंगे। याद रखेंगे, पहले संस्कृत में हलंत रूप आते थे, इसलिए लड़कों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या हलंत लगेगा, ये संस्कृत का शब्द है। तो तत्सम रूप में पहले हलंत लगता था, अब टाइपिंग में हलंत का रूप जो है, ये जो डैश नीचे लगा देते हैं किसी चीज़ में, अब ये नहीं लगता है, ठीक है। याद रखेंगे, जैसे महान, जगत, विद्वान आदि जितने भी कटे फटे शब्द होते हैं, ये सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं और इनमें कभी भी हलंत नहीं लगता है। जब संधि विच्छेद करते हैं या छंद बताते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी से जो शब्द हिंदी में आते हैं, अंग्रेजी से जो शब्द हिंदी में आते हैं, जिन शब्दों में आधे जैसे ओ, आ और ओ के बीच में ध्वनि आ की आ रही, देखिए जो संधि विच्छेद में ओ होता है वो किससे किससे बनकर बना होता है, आ और ओ से मिलकर, यानी दो शब्दों के मेल को ही संधि कहते हैं। तो इसमें दो शब्दों से जो वर्ण बनते हैं, ठीक है, उनमें हमेशा चंद बिंदु लगानी चाहिए, उसमें हमेशा चंद बिंदु लगानी चाहिए। जो संधि विच्छेद वाले शब्दों जिसमें दो स्वर आ रहे हो, बहुत अच्छे समझिएगा, जिसमें दो संधि विच्छेद में दो शब्द स्वर आ रहे हों, हमेशा उसमें चंद बिंदु लगेगा। याद रखेंगे, आप लोग लिख लेंगे जो हम बोल रहे हैं, जैसे बॉल, कॉलेज, डॉक्टर, कॉफ़ी, हॉल, हॉस्पिटल इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट है, विसर्ग किस में आएगा, तो विसर्ग जितने भी तत्सम रूप होते हैं, जितने भी तत्सम रूप प्रयोग किए जाते हैं, उनमें मोस्टली हमेशा विसर्ग संधि का ही प्रयोग होता है। जैसे दुख, स्वयंत, फलतः, प्रायः, अतः, मूलतः, प्रायः इत्यादि। लेकिन कुछ लोप शब्द भी हैं जिनके में नहीं लगता है, जैसे दुखद, अतएव इत्यादि, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये शब्द जो हैं उनमें ये लोप है कि इनमें नहीं लगता है। बाकी जितने शब्द मैंने बताए यहाँ से यहाँ तक, दुखा, स्वायत्त वाते, ये सभी लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, विसर्ग के पश्चात स, ये जीरो वाला, नेक्स्ट सा ये वाला, चाहे ये वाला सा, कोई भी सा हो आए तो जो 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 ये सब आते हैं, विसर्ग को यथावत लिखा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, उसको बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा। आप उसमें कोई भी वर्ण अपना ग्रहण कर लेता है। उसमें जो है, जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है कि दु, ऐसे विसर्ग दे दिया गया प्लस शासन दे दिया गया आपको, तो इसको दुशासन बोलेंगे, इसमें सा एक जुड़ जाता है, ठीक है। आप लोग तो याद रखेंगे। तो उसको आप इस तरीके भी लिख सकते हैं, ये हटा दीजिए, बीच में हलंत लगा दीजिए तो भी आप लिख सकते हैं, सही होगा। या फिर आप उसको डायरेक्ट सा लगा दीजिए तो भी आपका वो सही होगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। कुछ वर्तनियाँ नीचे दी गई हैं, आप लोग को बताएंगे और आप लोग इस चीज़ को पूरा लिख लेंगे, ठीक है। जितने भी दिया गया है आप लोग लिख लेंगे इसको। मैं कुछ शब्द बता देता हूँ, कुछ शब्दों के बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। चलिए बताते हैं। जो उच्चारण दोष होता है कई क्षेत्रों में तथा भाषाओं में सा, व, ब और ना को ड़ा
आदि वर्गों में अर्थ भेद नहीं किया जाता। जैसे आपने देखा होगा हरियाणा में या कहीं पर ड़ा को ना बोलते हैं, ना को ड़ा बोलते हैं। जैसे ना बोला जाता है अपने यहाँ, तो वहाँ ड़ा का प्रयोग होता है। कहीं पर सा के प्रयोग को, ये वाले सा का प्रयोग को ये वाला सा का प्रयोग बोला जाता है। कहीं पर वा के तो ये हैं तथा इनके स्थान पर एक ही वर्ण केवल सा ब यानी ना, जो ओरिजिनल वर्ड है वही बोला जाएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पर कोई शब्द बोला जिसका नाम है का ना, एक शब्द मैंने कहा काना, तो कुछ लोग इसको काना भी बोलेंगे, ठीक है, गलत। हमें केवल काना ही बोलना है, जो सही है वो ही बोलेंगे उसको। आप यह याद रखेंगे कि हमेशा सही और शुद्ध शब्द लिखना है, तो हम ड़ा को ना ही लिखेंगे, बा को बा ही लिखेंगे और सा को शा ही लिखेंगे, ठीक है। जबकि हिंदी में इन वर्णों के अलग अलग भेद तथा ध्वनियाँ हैं जो कि अशुद्धि का कारण बनती है। जैसे आप लोग लिख लेंगे कोशिश, कोशिश आप लोग इस तरीके लिखेंगे, सीधा आप लोग इस तरीके लिखेंगे, सभी आप लोग इस तरीके लिखेंगे, शोर आप लोग इस तरीके लिखेंगे, आराम आप लोग इस तरीके लिखेंगे, और पानी जैसे देखिए पानी और पानी देखिए ऐसे लिखेंगे, बबाल बवाल, पाठशाला पाठशाला, शब सब, निपुण निपुण। दोस्तों ये आपकी कुछ जो डिक्टेशन से रिलेटेड आपकी अशुद्धियाँ आती हैं, बहुत सी इम्पॉर्टेंट अशुद्धियाँ आप लोगों को बता दी गई हैं कि आपको विसर्ग कहाँ लगाना है। आप लोग विसर्ग के बारे में जान गए होंगे। द्वंद्व समाज में विसर्ग लगाया जाता, और कई जगह विसर्ग लगाई जाती। विसर्ग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तक, कब तक, ये सब बता दी गई है कि आपको एक साथ लिखना है कि अलग लिखना है। याद रखना हमेशा इसको साथ में लिखना है, ठीक है। याद रखना हमेशा इसको साथ लिखना है। जो कि जस्ट अपोजिट हो उसमें केवल बीच में हलंत लगता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पर विसर्ग लगता है, कहाँ पर हलंत लगता है, कहाँ पर ना की जगह ड़ा और ड़ा की जगह ना आता है, ठीक है। दोस्तों जो अगली वीडियो मिलेगी, ये सीरीज की जो अगली वीडियो मिलेगी वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि वो सीधे शब्द पे होगी। आप लोग देखते रहिए वीडियो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल में कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं कराई गई है, ठीक है। आप लोगों को मैंने पूरी कोशिश की है कि हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाए। आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी दमदार वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।